आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के इन 12 नियमों के बारे में। और ये ऐसे नियम हैं जो हमें कभी कोई बताता नहीं है। शायद हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें भी इन नियमों के बारे में ठीक से पता ही नहीं है, और यही कारण है कि कोई आपको ये बता नहीं पाता। और अगर आप इन नियमों को, इन सिद्धांतों को समझ लेते हैं और जान लेते हैं तो आपका जो जीवन है वो थोड़ा सरल हो जाएगा, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे अपने मुश्किलों को हल करने में। और यही फ़र्क पड़ता है जब आप इन नियमों को समझ लेते हैं और जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। लॉ ऑफ डिवाइन वननेस क्या है? इसका मतलब है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ इंटरकनेक्टेड। मतलब ब्रह्मांड में, इस पूरे सृष्टि में जितना भी कुछ है, जो भी हमें दिखता है, जो भी मटेरियल चीज़ है, वो सारे इंटरकनेक्टेड है। न केवल मटेरियल, इनफैक्ट जो हमें नहीं दिखता, जिसे हम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कहते हैं, जिसके वजह से ये यूनिवर्स, ये सृष्टि अपने जगह पे है, टिकी हुई है, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है और हम तो सिर्फ एक फ्रैगमेंट है इस सृष्टि का। ऑल मैटर, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस आर फंडामेंटली लिंक्ड। सारे मैटर, जो भी आप मटेरियल देखते हैं, एनर्जी या फिर कॉन्शियसनेस यानी हमारा जो चेतना है, हमारी जो चेतना का स्तर है, वो सिर्फ हमारी चेतना नहीं, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की भी बात हो रही है। ये सारे फंडामेंटली लिंक्ड है एक दूसरे से। योर थॉट्स, एक्शंस एंड इमोशंस इम्पैक्ट द इंटायर कॉस्मिक सिस्टम। हमें लगता है कि हम जो भी सोचते हैं शायद उसका किसी पे कुछ प्रभाव ना पड़े अगर हम उस सोच को अपने आप से व्यक्त ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो भी सोचते हैं, न केवल सोचते हैं, हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, या जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, उनका सीधा सीधा प्रभाव इस इंटायर कॉस्मिक सिस्टम पे पड़ता है। मतलब इस पूरे सृष्टि पे पड़ता है, इस पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। हो सकता है बहुत ही छोटा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हर इंसान के इमोशंस की वजह से, उसके वाइब्रेशंस की वजह से, वो जो पूरे वाइब्रेशन है ये हर चारों दिशा में फैलती है और इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, एम्फेसाइजेस द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस जो है, ये पूरी जो सृष्टि है, इसकी एकता को दर्शाता है। ये किस प्रकार से अपने आप में एक यूनिट है। हम अपने आप को शायद इस सृष्टि से अलग समझें, हम अपने आप को एक दूसरे इंसान से या दूसरे जानवर से अलग समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की वजह से होता है, हमारे ईगो की वजह से, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये फंडामेंटल यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को ये लॉ हमें समझाता है। सजेस्ट दैट सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। हमें जो अलगाव की अनुभूति होती है दूसरे व्यक्ति या दूसरे किसी भी चीज़ से, वो एक मिथ्या है, वो एक इल्यूजन है, वो एक भ्रम है। हम भले ही अपने आप को सभी लोगों से अलग समझें, लेकिन हम अलग नहीं हैं, हम सब जुड़े पड़े हैं। और यही है लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, जिसे हम सनातन में अद्वैत वेदांत के नाम से जानते हैं। अद्वैत जो है यही दर्शाता है, लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। तो आइए देखते हैं दूसरा लॉ क्या कहता है। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन माने क्या? यानी कि हर व्यक्ति या हर जीव अपने एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, उसके अंदर एक कंपन होती है। और ये कंपन केवल इस मटेरियल बॉडी की नहीं होती, ये आपके थॉट्स की भी होती है। तो थॉट्स की भी वाइब्रेशंस होती है, और हर जीव, हर मटेरियल चीज़ एक फ्रीक्वेंसी पे, किसी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन। हर चीज़ इस सृष्टि में कॉन्स्टेंट मोशन में है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। ये पृथ्वी अगर आप देखें तो ये भी अपने ऑर्बिट में चल रही है। ये सूरज, ये पूरा ब्रह्मांड अपने आप में एक जीता जागता मटेरियल चीज़ है जो कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा एक मोशन में है। ऑल मैटर एंड एनर्जी वाइब्रेट एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज। सारे मैटर और एनर्जी जो है वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, जो जैसा कि मैंने बताया एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। उनकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो सबकी अलग अलग होती है। थॉट्स एंड इमोशंस हैव देयर ओन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। तो हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशंस का भी अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है। हायर वाइब्रेशंस अट्रैक्ट पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस।
अगर आप अपने वाइब्रेशन को हाई कर लेते हैं तो फिर आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लोअर वाइब्रेशंस अट्रैक्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, लेकिन अगर आपके वाइब्रेशंस लो है, अगर आपके इमोशंस बहुत लो है तो आपके वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं, फिर वैसे ही चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस अपने जीवन में अट्रैक्ट करने लगते हैं। मेडिटेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग कैन रेज योर वाइब्रेशनल स्टेट। अगर आप ध्यान करें, अगर आप योग करें तो फिर आपकी जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है आप उसे बढ़ा सकते हैं और आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा लॉ क्या कहता है। थर्ड जो लॉ है, तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ एक्शन, यानी कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका सिद्धांत, उसका नियम। तो ये जो कर्म का नियम है ये किस प्रकार है? थॉट्स एंड डिजायर्स मस्ट बी अकम्पैनिड बाई पर्पसफुल एक्शन। अगर आपके कुछ थॉट्स है, अगर आपके कुछ डिज़ायर्स है, कुछ इच्छाएं हैं, तो पर्पसफुल एक्शन लेना पड़ेगा उन थॉट्स को, उन डिज़ायर्स को, जो भी आपके अंदर विश है, जो आप गोल को अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप अपने जीवन में पाना या करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक पर्पसफुल एक्शन चाहिए। जैसे कि अगर मुझे ये नॉलेज स्प्रेड करना है तो मैं एक पर्पसफुल एक्शन के थ्रू इस नॉलेज को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हर इंसान जिसके भी मन में जो भी इच्छा होती है, मैं पॉजिटिव इच्छाओं की बात कर रहा हूँ, वो इच्छाएं नहीं जो दूसरों का भला नहीं कर सकती। तो वो इच्छाएं जिससे आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, उसके लिए आपको पर्पसफुल एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और यही है लॉ ऑफ एक्शन। मैनिफेस्टेशन रिक्वायर्स कंसिस्टेंट अलाइंड एफर्ट। अगर आप किसी चीज़ को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने जीवन में होते हुए, प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एफर्ट करना होगा, आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा एक्शन करना होगा, कर्म करना होगा। विशफुल थिंकिंग अलोन इज़ इनसफिशिएंट। अगर आप सिर्फ विशफुल थिंकिंग करते हैं, अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो ये इनसफिशिएंट है, ये आपको ज़्यादा मदद नहीं करेगा अगर आप कोई पर्पसफुल एक्शन नहीं लेते। स्ट्रैटेजिक एंड इंटेंशनल स्टेप्स आर क्रूशल। तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी, आपको एक एक करके आपके स्टेप्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे अपने काम को आप कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे आप जो भी आपका पर्पस है जीवन का, आप उसे कैसे पा सकते हैं, आप अपने जो भी डिज़ायर्स है, जो भी विशेज़ हैं, उनको कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, इसके लिए आपको इंटेंशनल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इस लॉ से हमें क्या समझ में आता है? ये डेमोन्स्ट्रेट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो सिर्फ इंटेंशन अगर अच्छी है और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको एक्शन में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप है इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन का, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका इंटेंशन है, अगर आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, उस इंटेंट को आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस इंटेंट को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। एम्फसाइजेस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्रिएटिंग डिज़ायर्ड आउटकम्स। तो अगर आपको सही आउटकम चाहिए तो फिर आपकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आपकी जो जिम्मेदारी है, आपको अकाउंटेबिलिटी के साथ अपने सारे काम को करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने सारे काम को करना पड़ेगा, तभी आप अपने सारे डिज़ायर्ड आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपने कोई गोल बना लिया और आप उसके तरफ काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को करना पड़ेगा उसे अचीव करने। हो सकता है कि वो आउटकम मिले या ना मिले, लेकिन जब आप एक्शन करते रहते हैं ना, तो आपके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा और कभी ना कभी जाके आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। जो भी आपने लाइफ में सीखा है वो कभी बर्बाद नहीं जाएगा। आइए देखते हैं कि चौथा लॉ क्या कहता है। चौथा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कोरिस्पॉन्डेंस। ये जो नियम है लॉ ऑफ कोरिस्पॉन्डेंस, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो सामने से भी उसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है। इसे ही हम लॉ ऑफ कोरिस्पॉन्डेंस कहते हैं। एज एव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे होगा, जैसा अंदर है वैसा ही आपको बाहर दिखेगा।
जैसे कि ये कहावत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो आपके शरीर के अंदर की जो यूनिटी है, जो बनावट है, वैसा ही इस सृष्टि की भी बनावट है। तो एक एटम को देख के या एक मॉलिक्यूल को देख के हम समझ पाते हैं कि इस यूनिवर्स का डिज़ाइन कैसा हो सकता है, और उसी प्रकार से कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें होती हुई दिखती है। और यही है लॉ ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस। हर चीज़ एक दूसरे को मिरर कर लेती है इस यूनिवर्स में। पैटर्न्स इन नेचर रिपीट एंड एट डिफरेंट स्केल्स, मतलब आप देखेंगे कि जो भी पैटर्न्स है वो रिपीट होते हैं डिफरेंट स्केल्स में। जैसे सीज़न के साइकिल्स रिपीट होते हैं, युगों के साइकिल रिपीट होते हैं, इसी प्रकार से सारे पैटर्न्स रिपीट होते हैं। योर इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स योर आउटर एक्सपीरियंसेस। आपकी जो भीतर की दुनिया है वही आपके आउटर एक्सपीरियंस को दर्शाएगी, यानी कि जैसा आप भीतर से महसूस करेंगे वैसा ही आपके एक्सपीरियंसेस होंगे। अगर एक ही सिचुएशन में दो व्यक्ति को रखें तो उन दोनों का एक्सपीरियंसेस अलग हो जाता है। उन दोनों का एक्सपीरियंस अलग इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर का जो परसेप्शन है, जो माइंडसेट है, वो अलग है। तो एक ही व्यक्ति एक माहौल में अच्छा महसूस कर सकता है और वहीं पे दूसरा व्यक्ति अच्छा महसूस नहीं कर सकता। तो ये है लॉ ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस। जैसा आप भीतर महसूस करेंगे वैसा ही आप बाहर भी महसूस करेंगे। माइक्रोकॉज्म मिरर्स मैक्रोकॉज्म, मतलब जैसा कि मैंने बताया, एक एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, एक अणु का जो स्ट्रक्चर होता है, वही ब्रह्मांड का भी कहीं ना कहीं, हमारे सोलर सिस्टम का उसी प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। हमारे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर आपको, इस पूरी सृष्टि का जो स्ट्रक्चर है आपको उसी प्रकार से दिखेगा। मतलब छोटे से छोटे कण का जो स्ट्रक्चर है वही मिरर होता है बड़े स्केल पे भी। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट्स लार्जर सिस्टम्स। अगर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका, निजी तौर पे अगर आप अपने आप को, अपने माइंडसेट को, अपने परसेप्शन को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, आप अपने पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं, या अपने आप को आप नेगेटिविटी से लेके पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन एक लार्ज इम्पैक्ट ला सकता है पूरे दुनिया में, सभी के जीवन में। अगर एक व्यक्ति के अंदर कुछ पॉजिटिविटी आती है ना, तो उसके परिवार में, उसके आसपास के लोगों में भी वो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होती है। हाईलाइट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। और इससे हमको समझ में आता है कि ये जो डिफरेंट लेवल्स है, सृष्टि की जो अलग अलग लेवल्स है, इसमें क्या इंटरकनेक्टेडनेस है, ये किस प्रकार से सारी चीज़ें जुड़ी पड़ी है, इससे ही हमें समझ में आता है। तो ये था लॉ ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस। आइए देखते हैं पांचवा लॉ क्या कहता है। पांचवा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। और ये लॉ कहीं ना कहीं हम सभी ने अपने स्कूल में भी पढ़ा है। एवरी एक्शन जनरेट्स अ कोरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो भी यही कहता है। कर्मा इज अ प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस लॉ। तो लॉ ऑफ कर्मा जो है ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का ही एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, लेकिन हम जिस प्रकार से कर्म के सिद्धांत को समझते हैं वो उस प्रकार से नहीं घटता, वो बहुत डायरेक्ट नहीं होता, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करता है। इंटेंशनल पॉजिटिव एक्शन क्रिएट्स पॉजिटिव आउटकम्स। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये जो चीज़ है ये एक दो तीन सिद्धांतों में रिपीट हो रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्शन कितना ज़रूरी है ये हमें समझना पड़ेगा। और हमारी जो इंटेंशंस है, हमारी जो सोच है, वो किस प्रकार से पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हम बुरा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर ले रहे हैं। अगर आप किसी और के बारे में भी बुरा सोचते हैं, अगर आपके मन में ऐसा इंटेंशन है, ऐसी मंशा है कि किसी और का क्षति हो या नुकसान हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान करेगा, क्योंकि जो आपके अंदर है वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है दुनिया में। तो इंटेंशनल पॉजिटिव एक्शन क्रिएट्स पॉजिटिव आउटकम्स। तो पॉजिटिव एक्शन होना ज़रूरी है। सभी के बारे में, सभी लोगों के बारे में अच्छा सोचना, इस नेचर के बारे में अच्छा सोचिए, आपके बारे में ऑटोमेटिकली जो भी होगा अच्छा ही होगा। नेगेटिव एक्शंस जनरेट चैलेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेस। ये हमने पहले भी देखा कि नेगेटिव एक्शन अगर आप करते हैं, आप कुछ गलत कर्म करते हैं, तो उसके वजह से आपके जीवन में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करेगा। एम्फेसाइजेस पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। ये जो लॉ है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एम्फेसाइज करता है कि आप जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। शोज द सिक्वेंशियल नेचर ऑफ यूनिवर्सल प्रोसेस। और जो इस सृष्टि की रचना है, इसका जो सीक्वेंशियल नेचर है, यानी कि सीक्वेंस में जो चीज़ें होती है, बारी बारी से जो चीज़ें होती है, उस यूनिवर्सल प्रोसेस को, उस
चीज़ को ये दर्शाता है कि ये प्रोसेस में कैसे चीज़ें बारी बारी से हो रही है, एक सीक्वेंस में हो रही हैं। आइए छठा लॉ देखते हैं कि क्या है। लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन। अब कॉम्पनसेशन का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो भी हम करते हैं उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन में क्या है? यूनिवर्सल बैलेंस एंड रेसिप्रोसिटी। लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन की वजह से एक बैलेंस बना रहता है सृष्टि में और हर चीज़ एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर जाती है। अगर आपने कुछ बुरा किया तो आपके साथ कभी ना कभी कुछ बुरा हो जाएगा और ये होना ही है, चाहे वो कभी भी हो सकता है इतना इनडायरेक्टली हो कि आपको समझ में भी ना आए, पता भी ना चले और आप ये सोचे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। गुड डीड्स आर रिवॉर्डेड। अगर कुछ भी आप अच्छा करते हैं, कुछ भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही, चाहे आप उसकी कामना करें या ना करें, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके जीवन को इम्पैक्ट करेगा। हो सकता है कि आपने आज कुछ अच्छा किया लेकिन उसकी वजह से आपको उसका रिज़ल्ट नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है जीवन में बाद में आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाए और शायद आपको समझ में भी ना आए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार से ये नियम काम करता है। नेगेटिव एक्शन हैव प्रोपोर्शनल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर नेगेटिव एक्शन करते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो नेगेटिव एक्शन का भी प्रोपोर्शनल कॉन्सिक्वेंस होता है। गोज़ बियॉन्ड मटीरियल कंपनसेशन। और ये जो कंपनसेशन है, ये जो खामियाजा भुगतना है या फिर जिस प्रकार से भी ये बैलेंस बनता है, ये मटीरियल जो चीज़ें हैं उसके बियॉन्ड हो जाती हैं। यानी कि अगर आपने किसी को मटीरियल वे में तकलीफ़ दी तो हो सकता है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं। तो ये इस प्रकार से एक सटल वे में काम करता है कि आपको समझ में भी ना आए, लेकिन इसी लॉ के वजह से हर चीज़ में एक बैलेंस बना हुआ है, इस सृष्टि में एक बैलेंस बनी हुई है। इंक्लूड्स स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डिमेंशन। अब यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल और इमोशनल डायमेंशन भी है। तो मटेरियल के बियॉन्ड इस प्रकार से ये लॉ काम करता है कि ये स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी काम करता है और इमोशनल डायमेंशन में भी काम करता है। इसीलिए सबको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना ज़रूरी है। सजेस्ट्स अ कॉस्मिक अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ जस्टिस। और इसी सिद्धांत के वजह से एक कॉस्मिक अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ जस्टिस बन जाती है। यानी कि ये जो सृष्टि है ना, ये सबके साथ जस्टिस जरूर करती है। शायद आपको ये फील हो कि आपके साथ जस्टिस हो नहीं रहा है, लेकिन कभी ना कभी जाके होगा। इसीलिए अगर ये लॉ हमें, सिद्धांत हमें समझ में आ जाते हैं तो हमें अपने कर्मों को सही करने का मौका मिलता है, हमें अपने इंटेंशन को सही करने का मौका मिलता है। तो इन 6 लॉ को देख के हमें ये समझ में आता है कि अगर हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर लें, अगर हम एक आध्यात्मिक रास्ते पे चले, अगर हम अपना भला और दूसरों का भी भला सोचें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, तो फिर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और इसी काम में ये लॉ हमारा हेल्प करेंगे। बाकी के जो 6 लॉ है मैं अगले पार्ट में ये आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं सारे लॉज अभी समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको आध्यात्मिक लेवल पे इवॉल्व होना है तो आप जाके इस सीरीज़ को देखिएगा। ज़ेन योगा की ये सीरीज़ आपको इवॉल्व होने में बहुत हेल्प करेगी। तो वेट करिए सेकेंड पार्ट के लिए।